मोहम्मद उमर फ़ारूक बायोलॉजिकल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आर्ट वर्क के बारे में आप आपस में भी आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द मसल एंड फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, मसल के स्ट्रक्चर के बारे में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम मसल के स्ट्रक्चर से पहले हम बात करें हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है जिसमें वाइट मैटर है और ग्रे मैटर इनसाइड बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है और वाइट मैटर जो है वो आउटर रीजन, हालांकि ब्रेन में अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कंसिस्ट होती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व जो निकल रही हैं इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जब सेंस हम कोई स्टिमुलस आता है, आग लगती है हमारे हाथ को या कुछ भी होता है, तो हमारा जो हैंड है वो सेंसरी न्यूरॉन को रिसीव करके हैंड से वहाँ पे जो सेंसर लगे हुए हैं जिसमें पेन रिसेप्टर हैं, वहाँ से रिसीव करके सिग्नल लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और वहाँ पे इंटर न्यूरॉन से, जो कि अफेक्टर से इंटर न्यूरॉन रिसेप्टर से इफेक्टर होता है, जो कि इफेक्टर मसल जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से अटैच होती है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो ये है कि मसल की मूवमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि ये एक इन ह्यूमन है विच दैट कंटेन मसल। तो मसल जो है वो बोन के साथ अटैच होता है जिसे टेंडन कहते हैं, और बोन ओस्टियोसाइट से बनी होती है और मसल मायोसाइट से। तो यहाँ पे मसल है जो कि जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी और वेन, और यहाँ पे जो एपीमीसियम है, जो एपीमीसियम सराउंडेड है किससे, फासिकल से। जो फासिकल है वो बहुत सारे यानी कि मसल फाइबर से मिल के बनता है। तो ये उसके ऊपर सराउंडेड जो लेयर है उसको हम कहते हैं कि फासिकल जो है वो मसल फाइबर बहुत सारे इसमें होते हैं। तो ये मसल फाइबर आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एपिमीसियम है और बेसिकली यहाँ पे मसल फासिकल है। तो ये एक पूरे का पूरा मसल फासिकल है जिसके अंदर क्या है, एंडोमीसियम, बहुत सारी एंडोमीसियम है जिसके अंदर एंडोमीसियम के अंदर क्या है, मायोफाइब्रिल। सो ये क्या है, ये मसल फाइबर है, मसल फासिकल, जिसके अंदर न्यूरॉन और आर्टरी वेन प्रेजेंट होती है। और ये एक बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके बना था, बंडल मसल फाइबर से, मसल के बंडल से, यानी कि फाइबर है उसके वो बहुत सारे फाइबर्स हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मायोफाइब्रिल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पे मसल फासिकल है और ये एंडोमीसियम है इनसाइड, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे सार्कोमियर यूनिट हैं जिसको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो एक मायोफाइब्रिल में मैनी मोर सार्कोमियर, यानी कि बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं। तो ये क्या है, ये मायोसाइट्स है जो कि न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस। सो हेयर इज़ द मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्राइएटेड मसल, जो कि मसल स्केलेटल मसल है स्केलेटल सिस्टम में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मायोफाइब्रिल है वो कंसिस्ट होती है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। तो एक्टिन जो है वो स्मॉल थिनर फिलामेंट है, जबकि मायोसिन जो है वो ल्यूमन और मायोसिन ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है और मायोसिन हेड होते हैं जो कि एक सार्कोमियर का यूनिट बनाते हैं। सार्कोमियर इज़ अ यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। सो यहाँ पे क्या एक्टिन है, ट्रोपोनिन के 3 बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मोतियों की तरह तीन तीन वो एक्टिन के साथ अटैच होते हैं। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो कि न्यूरॉन जिसमें मायोफाइब्रिल से अटैच होता है। तो वो डीपोलराइजेशन से क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या है, न्यूरॉन एंड है, जो कि न्यूरॉन एंड है वो अटैच होता है, नॉट फिजिकली अटैच बट साइनेप्टिक लेफ्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड।
तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है बेसिकली। तो जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर है। ये मैं ड्रा करना लगा हूँ साइटोप्लाज्म जो कि सार्कोलीमा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग सार्कोप्लाज्म। जो सार्कोप्लाज्म एक सेल है जो कि मसल फाइबर है, मसल फाइबर से मिलकर बना है, जिसके अंदर बहुत सारे सार्कोमियर हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नर्व एंडिंग है जिसमें कैल्शियम आयन की मूवमेंट होती है, यह ये वाले चैनल से। तो कैल्शियम ट्रांसपोर्टर है। तो कैल्शियम जब मूव किया इनसाइड तो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत सारे इसमें, जो कि एसिटिल को ए प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो एनर्जी यूज़ करते हैं या फिर एसिटिल को ए रिलीज़ करते हैं, जो कि एसिटिल को ए कोलिन के साथ बाइंड करके कैल्शियम जब बाइंड करता है एसिटिल को ए के साथ, तो कोलिन जब बाइंड करके एसिटिल कोलाइन एसिटिल ट्रांसफिरेज एंजाइम से, यानी कि को एंजाइम अटैच होके एसिटिल को ए न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एक वेसिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे एसिटिल कोलिन वेसिकल कहते हैं, जो कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन होती है, यानी कि सोडियम पोटासियम बैकवर्ड मूव होता है, यानी कि सोडियम जो है बैकवर्ड मूव होगा, तो क्या होगा फिर अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से एसिटिल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर पे नेगेटिव चार्ज है तो वो रिलीज़ हो जाएगा। जैसे ही वो रिलीज़ होगा तो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है जो कि रिसीव करेंगे, तो यहाँ से एसिटिल को ए रिलीज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो याद रखें, जैसे ही एसिटिल कोलिन रिसेप्टर रिली अटैच होगा तो सोडियम आयन इनसाइड मूव करेंगे। इसका क्या मतलब है? सोडियम का यानी कि डीपोलराइजेशन होगी, जिसमें इनसाइड मोर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब मोर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये आगे मूव करता जाएगा, और आगे मूव करते करते एक टी ट्यूब्यूल आती है जिसके अंदर ही चला जाएगा सोडियम, यानी कि अंदर जाते जाते आगे नेक्स्ट को स्टिमुलेट करते करते टी ट्यूब्यूल में चला गया, और टी ट्यूब्यूल में DHRP ट्रांसपोर्टर है, और सोडियम जो है एक्सचेंज होता है कि सोडियम इनसाइड जाता जाएगा और मोर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। जैसे ही मोर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आता जाएगा, तो ATP की यूजेज की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी चला जाएगा, और पोटासियम आउट होगा, जिसकी वजह से और पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कैल्शियम रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम आल्सो यहाँ से भी मूव करता है इनसाइड, तो DHRP रिसेप्टर से, तो कैल्शियम मूव हुआ यहाँ से। PRYR रिसेप्टर है जो कि रिसीव करता है कैल्शियम आयन को, तो स्टोर भी करता है, और जैसे ही चार्ज पॉजिटिव आएगा एक्शन पोटेंशियल की वजह से, जो कि डीपोलराइजेशन हुई है और इनसाइड पॉजिटिव चार्ज आया है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलाउ करेगा कैल्शियम को रिलीज़ होने में, क्योंकि रिपेलेंट बिहेवियर होगा जिसमें RYR ट्रांसपोर्टर जो है वो रिलीज़ कर देगा कैल्शियम को। और यहाँ पे सार्कोमियर है जो कि यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, जो कि एक्टिन और मायोसिन से बना हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये मैंने एक यूनिट ड्रा किया है जिसमें सार्कोमियर है। तो बेसिकली ये क्या है? मायोसिन हेड है जो कि मायोसिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट को हम ए बैंड कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और आई बैंड जो है वो आइसोट्रॉपिक बैंड जो कि थिन फिलामेंट से कंटेन होते हैं, जिसमें लाइट पास हो सकती है। एन आइसोट्रॉपिक में लाइट पास नहीं हो सकती। तो इसमें इसके पूरे को सार्कोमियर कहते हैं, और सार्कोमियर के दोनों एंड की तरफ जी बैंड होता है, जी लाइन। तो ट्रोपोनिन जो है वो बाइंड करती है कैल्शियम से, किस तरह वो हम देखते हैं। तो ये एक रिलैक्स मसल है बाइसेप, तो आर्म है, उसने डम्बेल उठाया हुआ है फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है? एक्टिन है और मायोसिन फिलामेंट है। एक्टिन के हेड होते हैं जो कि ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम बाइंड करती है तो ट्रोपोमायोसिन ब्रिज बनता है। जो ट्रोपोमायोसिन ब्रिज कैल्शियम की वजह से बनता है,
तो क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जो मायोसिन अट्रैक्ट कोलैप्स करती है, आपस में बाइंड करती है, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि अपनी तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से मसल शॉर्ट होता है। शॉर्ट होने की वजह से मसल की फिलामेंट के शॉर्ट होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो कैल्शियम आयन रिलीज़ हो जाएगा दोबारा रिलैक्स होने के लिए, और साथ में क्या होगा कि हेड की डिटैचमेंट के लिए हाइड्रोलाइजेशन होगी एटीपी की वजह से। तो एटीपी यूज़ होगी हाइड्रोलाइजेशन के लिए, तो एटीपी यूज़ होगी तो मायोसिन हेड जो है वो रिलीज़ होगा, हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइजेशन की वजह से कैल्शियम ही रिलीज़ हो के बैकवर्ड मूव करेगी। उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एटीपी यू डिक्री रिलीज़ ना करे तो क्या होता है कि रीगर मोर्टिस उसे कहते हैं। जब डेथ होती है तो क्या होता है, एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से मसल वहीं के वहीं अकड़ के रह जाते हैं, और मसल के वहीं के वहीं अकड़ के रह जाने से ये होता है कि मसल दोबारा जो है वो सीधे उस अपनी हालत में नहीं आते। इसको हम कहते हैं रीगर मोर्टिस। तो आगे ये बात है कि ये सोडियम ये क्लोराइड आयन मूव हुए इनसाइड, तो बहुत सारे क्लोराइड आयन मूव होंगे चैनल के ज़रिए, क्लोराइड आयन चैनल्स के ज़रिए, और सोडियम मूव हुए आउटसाइड और पोटासियम इनसाइड बाय यूजिंग एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो है मोर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों मोर नेगेटिव चार्ज होगा? क्योंकि क्लोराइड आयन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, पोटासियम आयन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है यानी कि ज़्यादा है। तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो कैल्शियम दोबारा अट्रैक्ट होगा किस तरह, यानी कि यहाँ पे पोटासियम इनसाइड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी चला जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एटीपी यूज़ होके। तो एटीपी यूज़ होके इसके अंदर जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि मजबूर कर देगा कैल्शियम को बैकवर्ड मूव करने के लिए, जिसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दोबारा अपटेक कर लेगी। तो इस तरह यहाँ ये आप देख लें। तो उसके अलावा कि जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसमें एसिटाइल को कोलिन जो है रिलीज़ हो जाती है डिग्रेडिंग एंजाइम से, और कोलिन दोबारा बैकवर्ड मूव करती है, और कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है जब, तो कैल्शियम आयन जब आउटसाइड मूव करता है तो दोबारा इनसाइड कोलिन वापस जाके उसी तरह कोलिन एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम से दोबारा एसिटिल को न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और जहाँ पे सोडियम जो है वो इनसाइड जब मूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कोनोटॉक्सिन जो है एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि सी स्नेल से सी स्नेल के बाइटिंग से ह्यूमन में प्रोड्यूस होती है, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन की नहीं होती, जिसमें पैरालिसिस होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, क्योंकि मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड वेसल भी, तो इस वजह से ब्लड वेसल की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। और एक और बात है, ये जो है बी लिम्फोसाइट जो कि बी मेमोरी सेल में कन्वर्ट होते हैं, थैमस ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, जो कि डेंड्रिटिक सेल रिस्पांस देता है इस रिसेप्टर को, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर है एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर, उसको गिव रिस्पांस और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है अनयूजुअल, कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। तो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम करना छोड़ देता है, इसे हम मैस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, और ये पैरालिसिस कर देती है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ये जो है अनयूजुअल इंसान के लिए एक डिफ़िकल्टी आ जाती है कि ही डोंट नो अबाउट दैट थिंग्स, एंड अल्टीमेटली दैट इज़ अ जेनेटिक सिंड्रोम which can be happen in the age of older or younger. It's depend on the genetic variability. So thanks for watching.